जब मैं पुनर्जन्म लेकर वापस उसी पल में पहुंचा जहां मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा था, तो मैंने अपने सामने उन दो जानी पहचानी और विकृत शक्लों को देखा। कानों में चीखती हुई लड़की की आवाज़ सुनते ही मैं खुशी से मुस्कुरा पड़ा। मेरा नाम चैन पिंगन है। पिछली जिंदगी में मेरी जिंदगी इसी मेट्रो के डिब्बे से खत्म होनी शुरू हुई थी। मुझ पर झूठा आरोप लगा, इंटरनेट पर ट्रोलिंग, नेट अब्यूज़ हुई, नौकरी से निकाल दिया गया, माता पिता ने नाता तोड़ लिया और मंगेतर ने सगाई तोड़ दी। ये सब न सह पाने के कारण मैं छत से कूद गया था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। जब कैमरे को मेरे चेहरे के सामने लाया गया तो मैंने शांति से अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। उनकी हैरान आंखों के सामने मैंने मुक्का उठाया और सीधे जड़ दिया। एक जोरदार धमाके ने मेट्रो के सारे शोर को दबा दिया। पूरा डिब्बा पल भर के लिए सन्न रह गया। सुशान ने अपना सूजा हुआ आधा चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर को निकल आईं। कुछ सेकंड बाद वो सूअर की तरह चीखने लगी, तुमने मुझे मारा? तुम जैसे घटिया इंसान की इतनी हिम्मत? वो एक पागल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी। मैं एक कदम साइड में हो गया और अपने फोन से वीडियो बना रही। ये लिन के घुटने के पीछे एक जोरदार लात मारी। ये लिन दर्द से चीखते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी। चलो, एक तो खत्म हुई। मैं तुरंत घूमा और सुशान का दूसरा हाथ पकड़ा जो फिर से मुझे मारने आ रही थी, और फन हाथ से एक और थप्पड़ दे मारा। इस बार थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो गोल घूमकर ये लिन के पास जा गिरी। उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। पूरे डिब्बे के लोग ठंडी सांसें भरने लगे। मैंने आराम से अपनी सूट का कॉलर ठीक किया जो हाथापाई में मुड़ गया था। पिछली जिंदगी में मैं सफाई देता रह गया था और किसी ने मेरी नहीं सुनी। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उसी भाषा में बात करूंगा जो इन्हें समझ आती है। तुम औरत पर हाथ कैसे उठा सकते हो? एक नौजवान आगे आया और मुझे टोकने लगा। अच्छा, तो तुम हीरो बनना चाहते हो? इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें वो नहीं दिखा? मुझे ये नहीं दिखा कि इन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने तुम्हें मारते हुए जरूर देखा है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तो जो तुमने नहीं देखा, क्या वो हुआ ही नहीं? वो लड़का शर्म से लाल हो गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाहे जो भी हो, औरत पर हाथ उठाना गलत है। अगर तुम बेकसूर हो तो तुमने मार पिटाई क्यों की? इसी बीच मेट्रो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया। यहां क्या हो रहा है? किसने हाथ उठाया? उसने देखा कि जमीन पर दो औरतें बैठी हैं तो वो तुरंत दौड़ कर गया और सुशान को उठाते हुए बड़ी हमदर्दी से बोला, मैडम, आप ठीक तो हैं? जाओ लिजन, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूं। पिछली जिंदगी में यही वो चाटुकार था जिसने मेरा फोन छीन लिया था और दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जिसकी वजह से मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। सुशान ने अपने मददगार को देखते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए। सिक्योरिटी वाले भैया, यही है वो। ये हमें चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। जब हमने इसे पकड़ा तो इसने हमें मारा। जाओ लिजुन ने मेरी नाक के सामने उंगली उठाई। अपना फोन निकालो और मेरे हवाले करो। मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी देखकर वो घबरा गया। किस हक से? इस हक से कि मैंने तुम्हें मार पिटाई करते देखा है? मैंने उससे बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। अपना फोन निकाला और सीधे 110 डायल कर दिया। हेलो, मैं मेट्रो में हूं। यहां कुछ लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा डिब्बा हैरान रह गया। जाओ लिजुन ने भी त्योरियां चढ़ा ली। तुम क्या नाटक कर रहे हो? मैंने फोन काटा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द साफ साफ कहा। पहली बात, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे हुक्म देने की। दूसरी बात, मुझसे यह बकवास मत करना कि सीसीटीवी खराब है। इस डिब्बे में एक से ज्यादा कैमरे लगे हैं और सिर्फ ये लड़कियां ही फोन से शूट नहीं कर रही थीं। मेरी नजर भीड़ के एक कोने पर पड़ी जहां एक टोपी पहने नौजवान चुपके से अपना फोन नीचे कर रहा था। पिछली जिंदगी में इसी लड़के का वीडियो मेरे मरने के बाद सामने आया था, जिससे मुझे वो बेगुनाही मिली जो किसी काम की नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सच को गवाही के कटघरे में समय से पहले खड़ा करूंगा। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कमरे में हवा भारी थी। कोने में लगा पुराना एसी घिस घिस कर चल रहा था। पूछताछ कर रहे ऑफिसर मियां की उम्र 40 के पार थी। आंखों के नीचे झुर्रियां थीं। वो हाथ में पकड़ी कलम को बार बार मेज पर पटका रहे थे, जिससे उनकी चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। चलो बताओ, तुमने हाथ क्यों उठाया? मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी बात बता दी। इन्होंने पहले मुझे जलील किया, फिर मुझ पर हमला किया, तब जाकर मैंने अपना बचाव किया। इसे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। आत्मरक्षा? ऑफिसर मां की कलम फिसल गई। सामने वाले की नाक की हड्डी तोड़ देना आत्मरक्षा कहलाता है? कानून ये नहीं कहता कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम मारपीट करने लगो। ऑफिसर मां ने आगे झुककर कहा, चैन पिंगन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना रवैया सुधारो। अब वे तुम पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में हल्की चोट भी साबित हो गई तो तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। तुम्हारा शानदार भविष्य तबाह हो जाएगा। फिर वही पुरानी बातें। पिछली जिंदगी में भी इसी कमरे में इन्हीं शब्दों ने मुझे हमेशा के लिए अपराधी बना दिया था। बाद में मुझे पता चला कि सुशान एक ऐसी ब्लॉगर है जो लोगों को फांसा कर पैसे ऐंठती है
और शहर का एक छोटा अधिकारी उसका चाचा है जो उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। मैंने ऑफिसर माँ की तरफ देखा और कहा, सर, मैं भी एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं उन पर मानहानि, झूठे आरोप और ब्लैकमेलिंग का केस करना चाहता हूँ। उन्होंने सार्वजनिक जगह पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मुझे गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। ऑफिसर मेमा का चेहरा उतर गया। तुम उल्टा उन पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं सच बता रहा हूं और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। सच? सच तो यह है कि तुमने लोगों को घायल किया है। मैंने उनकी बात का जवाब न देकर आगे कहा, वो मेट्रो गार्ड जाओ लीजुन अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहा था, यहां तक कि वो उनका साथी भी हो सकता है। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। नियमों के मुताबिक मेट्रो की सीसीटीवी फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होती है। जिस डिब्बे में मैं था उसमें कई कैमरे थे, वहां कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। अगर पुलिस कहती है कि सीसीटीवी खराब है तो मैं अपने वकील के जरिए फोरेंसिक जांच की मांग करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर एमा का चेहरा पीला पड़ गया और वे मुझे घूरने लगे। तभी पूछताछ कमरे का दरवाजा खुला। एक युवा पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया और उसने ऑफिसर एमा के कान में कुछ कहा। ऑफिसर एमा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। छेन पिंगन, तुम्हारी मंगेतर आई है। अपने एक दोस्त के साथ तुमसे बात करना चाहती है। लिन शिनरू! ये नाम दिल पर जंग लगी सुई की तरह चुभा। पिछली जिंदगी में वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जब इंटरनेट पर मेरी बदनामी हुई तो उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। उसका आखिरी मैसेज मुझे आज भी याद है। छेन पिंगन, मुझे तुमसे गिन आती है। सब खत्म। शादी का सामान और पैसे वापस मांगने की उम्मीद मत रखना। और अब वो यहां आई थी अपने दोस्त के साथ। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो कौन है। दरवाजा खुला। आगे आगे लिन शिनरू चल रही थी। सफेद फ्रॉक, हल्का मेकअप और रोती हुई आंखें। उसके पीछे जो आदमी आया, उसे देखते ही पूरे कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। जिया डफंग, मेरा कॉलेज का साथी। वो एक अमीर बाप की औलाद था जिसका घर मुआवजा मिलने से अमीर हुआ था। वो हमेशा लिन शिनरू के आसपास मैंडराता रहता था। वो महंगे कपड़ों में था और उसकी कलाई पर बंधी रिचर्ड मिल की घड़ी पूछताछ कमरे की रोशनी में चमक रही थी। उन्हें देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। चलो अच्छा है, पिछली जिंदगी के सारे दुश्मन एक साथ जमा हो गए। लिन शिनरू ने मेरे हाथों में हथकड़ी देखी तो उसके आंसू बहने लगे। पिंगन, तुम किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? आते ही उसने मुझे कोसना शुरू कर दिया। मैं चुप रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। पास खड़े जिया डफंग ने कहा, इंटरनेट पर बवाल मच गया है। लोग तुम्हें ठरकी और हिंसक कह रहे हैं। तुमने शिनरू की इज्जत का कचरा कर दिया। ये कहते हुए उसने बड़े हक से लिन शिनरू के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाया। लिन शिनरू पीछे नहीं हटी, बल्कि उसके और करीब हो गई। ये देखकर मेरा दिल अंदर से पूरी तरह ठंडा पड़ गया। पिछली जिंदगी में मैं इनकी इस भले मानस वाली शक्ल में फंस गया था। जब मेरी नौकरी चली गई और मैं कर्ज में डूब गया, तब जाकर मैंने खबरों में देखा कि उन दोनों ने सगाई कर ली है। असल में वे दोनों ही एक दूसरे के प्यार में थे। मैं तो बस एक बेवकूफ था। क्या बात बहुत बढ़ गई है? मेरी आवाज शांत थी। बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिया दफंग ने अपना नया बनाना फोन निकाला और सीधा मेरे चेहरे के सामने कर दिया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। तुम तो रातों रात मशहूर हो गए हो। स्क्रीन पर मेरी साफ तस्वीर थी, जबकि उन दो लड़कियों के चेहरों को धुंधला किया गया था। कमेंट सेक्शन में गालियों की बाढ़ आई हुई थी। सबसे ऊपर मेरा आईडी कार्ड, घर का पता और कंपनी की जानकारी पिन की गई थी। लिन शिनरू का शरीर कांपने लगा। तुरंत उनसे माफी मांगो और हर्जाने के पैसे दो। अगर वे पोस्ट हटा दें और केस वापस ले लें तो शायद बात संभाल जाए। जिया डफंग ने तुरंत बात लपकी। पिंगन, भाई की सलाह मानो और माफी मांग लो। मैंने पता किया है, उस सुशान के घर वालों की ऊपर तक पहुंच है। तुम उनसे नहीं जीत सकते। सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और थोड़े पैसे देकर मामला रफा दफा करो। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। ब्याज दर बाजार के हिसाब से लगेगी। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, जबकि ये साफ तौर पर सूदखोरी का जाल था। पिंगन, तुम सुन रहे हो ना? मेरे शांत रहने पर लिन शिनरू और चिढ़ गई। जिया डफंग तुम्हारी मदद करने को तैयार है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम तब मानोगे जब कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल देगी? उसके चेहरे पर निराशा और डर था। तो मेरी बेगुनाही और आत्मसम्मान उसके लिए एक नौकरी से भी कम कीमती थे। उसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात का डर था कि इसका असर उस पर न पड़े। तभी पूछताछ कमरे का दरवाजा फिर खुला। ऑफिसर एमा हाथ में कुछ कागजात लेकर आए और उन्हें मेज पर पटकते हुए बोले, चेन पिंगन, ये समझौता पत्र है। सामने वाली पार्टी 5 लाख की मांग कर रही है और तुम्हें माफी का वीडियो बनाना होगा। अगर तुम दस्तखत करते हो तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। 5 लाख! पिछली जिंदगी में भी उन्होंने मुझसे इसी रकम की वसूली की थी। जल्दी दस्तखत करो। मैंने समझौते के कागज को देखे बिना लिन शिनरू की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, लिन शिनरू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वो सन्न रह गई।
कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सब उसे देखने लगे। क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया? अब इन बातों का क्या फायदा? तुमने वीडियो बनाया या नहीं, इससे अब कोई फर्क पड़ता है? सबने देखा है कि तुमने मारपीट की है। क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? फर्क नहीं पड़ता। मैं हंस पड़ा तो उसकी नजर में मेरी बेगुनाही का कोई मतलब ही नहीं था। जिया दफंग एक विजेता की तरह आगे आया और बोला, पिंगन, शिनरू तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है, व्यावहारिक बनो। आज के जमाने में सच क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग किस बात पर यकीन करते हैं, फर्क उससे पड़ता है। उसने समझौते के कागज पर उंगली रखी। पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख ट्रांसफर कर देता हूं। बाद में मुझे प्रॉमिसरी नोट लिख देना। एक माफी का वीडियो बना दो, थोड़ा झुक जाओ। आदमियों को वक्त आने पर झुकना पड़ता है। दरवाजे की दरार से बाहर खड़ी 2 औरतों की हंसने की आवाजें आईं। वे सूशान और ये लिन थी हूं। बड़ा शेर बन रहा था, आखिरकार घुटनों पर आ ही गया। वाह, 5 लाख! इस बार तो हमारी लॉटरी लग गई। आज रात सबसे महंगे जापानी रेस्तरां में खाना खाएंगे और इस भिखारी से बिल भरवाएंगे। हा हा हा! उनकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द कान में चुभ रहा था। कमरे में मौजूद बाकी लोग ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। ऑफिसर एमा ने मेज थपथपाई। जल्दी साइन करो, समय बर्बाद मत करो। मैंने उन लोगों को देखा जो पैसे के दम पर मेरी इज्जत रौंदना चाहते थे। मेरी मंगेतर जो मुझे जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर रही थी, और बाहर बैठी वे 2 औरतें जो जीत का जश्न मना रही थीं। वे सब मिलकर मुझे गहरे गड्ढे में धकेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने पेन उठाया। ये देखकर लिन शिनरू और जिया डफंग ने राहत की सांस ली और ऑफिसर मां भी कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए। अचानक मेरी कलाई घूमी और मैंने पेन को पूरी ताकत से मेज पर पटक दिया। एक जोरदार आवाज हुई, मैं इस समझौते पर दस्तखत नहीं करूंगा, न मैं 1 रुपया दूंगा, और माफी के वीडियो का तो सपना देखना भी छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। छेन पिंगन, क्या तुम पागल हो गए हो? लिन शिनरू चीख उठी। तुम्हें अंजाम का अंदाजा भी है? तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। ऑफिसर मां ने मेज पर हाथ मारा। सिपाहियों, अगर यह समझौता नहीं करना चाहता तो इसे हथकड़ी लगाओ और कस्टडी में डालो। 2 युवा पुलिसकर्मी तुरंत हथकड़ी लेकर आगे बढ़े। जिया दफंग का चेहरा भी कठोर हो गया। उसने धीमी आवाज में धमकी दी, चेन पिंगन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। चीफ जियांग, आप यहां कैसे? चीफ जियांग नाम के अधिकारी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे सीधे कंप्यूटर के पास गए और अपने अधीनस्थ को हुक्म दिया, जांच शुरू करो, इंसाफ जरूर मिलेगा। इंटरनेट पर 5 मिनट पहले अपलोड हुआ वीडियो निकालो और स्क्रीन पर चलाओ। जल्द ही एक वीडियो सामने दीवार पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। वीडियो का फ्रेम हिल रहा था, लेकिन ऑडियो बहुत साफ था। मेट्रो के डिब्बे में सूशान और ये लिन एक दूसरे को चालाकी भरी नजर से देखती हैं। फिर सूशान जानबूझकर आकर मुझसे टकराती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने फोन से मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे थे? उसकी तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने स्क्रीन पर खुद को देखा। चेहरे पर हैरानी थी, और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, लोग मुझे गालियां देने लगे। लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन से नहीं हटी। ऑफिसर एमा का चेहरा पीला पड़ चुका था, माथे पर पसीना आ गया था। जिया डफंग की मुस्कान गायब हो चुकी थी और वो टकटकी लगाए स्क्रीन को घूर रहा था। लिन शिनरू ने अपना मुंह ढक लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर गहरा सदमा और डर। वीडियो चलता रहा। यात्रियों ने मुझे घेर रखा था। सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजुन ने मुझे जबरदस्ती दीवार से सटा रखा था, जबकि सू शान और ये लिन भीड़ के पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थीं। वीडियो के अंत में कैमरे ने उनके फोन के चैट बॉक्स पर जूम किया। काम हो गया, थोड़ी देर में मेरा इशारा देखना। इस बार इसे पूरी तरह बर्बाद करके रहेंगे। वीडियो खत्म हुआ और स्क्रीन काली हो गई। उन 2 औरतों के विकृत चेहरे कमरे में मौजूद हर शख्स के दिमाग में छप चुके थे। नहीं, ये सच नहीं है, ये सब फर्जी है। बाहर खड़ी सूशान चीखती हुई अंदर झपटी और कंप्यूटर की तरफ भागी। पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे दबोच लिया और मेज पर पटक कर हाथ पीछे बांध दिए। ये लिन जमीन पर बैठकर बदहवास होकर बड़बड़ाने लगी। ऑफिसर एमा के होंठ कांप रहे थे। जिया डफंग का चेहरा सफेद से लाल और फिर पीला पड़ रहा था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। हथकड़ियों के टकराने से हल्की धातु की आवाज आई, चीफ जियांग, क्या अब भी आपको मेरे जुर्म कबूल करने की जरूरत है? चीफ जियांग की नजर सब पर घूमती हुई मुझ पर आकर रुकी। इसकी हथकड़ी खोल दो। ऑफिसर मैं के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से ताला खोला। मेरी कलाई पर हथकड़ी का गहरा लाल निशान पड़ चुका था। चीफ जियांग का चेहरा सख्त हो गया। मबाओगो! ऑफिसर मां के घुटने जवाब दे गए और वे धप से जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारे मामलों की जांच विजिलेंस टीम करेगी। अभी अपना बैज उतारकर मेज पर रखो। मां बाओगो पूरी तरह टूट चुके थे और जमीन पर बेजान पड़े थे। चीफ जियांग ने अपना रुख सूशान और ये लिन की तरफ किया। जहां तक तुम दोनों की बात है, मानहानि, झूठे आरोप और जबरन वसूली के पक्के सबूत हैं। इन्हें तुरंत अलग अलग बैरक में बंद करो और पूछताछ शुरू करो। दोनों औरतों को घसीट कर ले जाया जाने लगा। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे गिड़गिड़ाने लगी। हमें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मेरा चाचा कौन है। सूशान चीख रही थी, लेकिन चीफ जियांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
आज यहाँ कोई भी आ जाए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शेंगे नहीं। उनके इशारे पर दोनों को बाहर घसीट दिया गया। उनकी चीखें गलियारे में दूर तक गूंजती रहीं। मामला शांत होने के बाद चीफ जियांग अपनी टीम के साथ बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने मुझे एक गहरी नज़र से देखा। कमरे में सन्नाटा था। जिया डफंग ने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की और मेरी तरफ बढ़ा। पिंगन भाई, ये तो गलतफहमी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही लटक गया। तुमने तो कहा था कि सच मायने नहीं रखता। मुझे माफी मांगकर मामला खत्म कर देना चाहिए। जिया डफंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। जिया डफंग, अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मैं उसकी तरफ से हटा और लिन शिनरू की तरफ मुड़ा। वो वहीं खड़ी थी, बदहवास। आंसुओं से उसका मेकअप बह चुका था। पिंगन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। उसने माफी मांगने के लिए मेरे कपड़ों का कोना पकड़ने की कोशिश की। अगर आज ये वीडियो सामने न आता तो क्या तुम मुझे फांसते हुए देखती रहती और खुशी खुशी जिया डफंग की मदद लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो सिर हिलाती रही, आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी बातें बेअसर थीं। मैंने उसकी आंखों में देखकर वो सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे पहले से मालूम था। लिन शिनरू, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? लिन शिनरू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्यार? शायद कभी रहा हो। तब जब मेरी सालाना कमाई अच्छी थी, जब मैं उसे महंगे ब्रांडेड बैग दिला सकता था और महंगे रेस्तरां में ले जा सकता था। लेकिन जैसे ही मुसीबत आई और मेरी उपयोगिता खत्म हुई, वो छोटा सा प्यार पल भर में गायब हो गया। जिया डफंग से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लिन शिनरू को अपने पीछे खींचते हुए कहा, चेन पिंगन, अपनी जबान को लगाम दो। शिनरू कैसी लड़की है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम बस किस्मत से सच साबित हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दोष शिनरू पर डाल दो। हमारे बीच में बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं तो बोलूंगा। जिया डफंग चिढ़ गया। तुम्हें क्या लगता है मामला पलट गया तो तुम बहुत बड़े जंगजू बन गए? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा मारने वाला वीडियो अभी भी इंटरनेट पर घूम रहा है। तो क्या हुआ? वो मेरी आत्मरक्षा थी। जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है वे सच जानते हैं। इंटरनेट की जनता के पास अपना दिमाग नहीं होता। उन्हें जैसा दिखाया जाता है वे वैसा ही मानते हैं। चेन पिंगन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। शिनरू से माफी मांगो, मैं इंटरनेट से सब हटवा दूंगा, वरना दूसरी बार ट्रोलिंग झेलने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो रोती हुई लिन शिनरू को लेकर बाहर चला गया। जाते जाते लिन शिनरू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शांति थी। दूसरी बार की ट्रोलिंग? मैं इंतजार करूंगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही तेज धूप आंखों में चुभी। मैंने अपना फोन स्विच ऑन किया तो ढेरों मिस कॉल और मैसेज की बाढ़ आ गई। मैंने पहले माता पिता को फोन करके आश्वस्त किया कि सब ठीक है और ये बस एक गलतफहमी थी। फिर मैंने इंटरनेट खोला। मामला बिल्कुल वैसा ही मोड़ ले रहा था जैसा जिया डफंग ने कहा था। पूरा वीडियो आने के बाद इंटरनेट दो गुटों में बांट गया था। एक तरफ लोग मेरे समर्थन में थे, अरे वाह, मामला तो पूरी तरह पलट गया, ये दोनों औरतें तो ठग निकली, ऐसी औरतों को जेल में डालो, भाई ने बिल्कुल सही सबक सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अलग ही माहौल बना रहे थे। अबले ही उस पर झूठा इल्जाम लगा था, लेकिन हिंसा किसी बात का हल नहीं है। चैन पिंगन का रवैया कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। मारपीट को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तभी कंपनी से फोन आया। चैन पिंगन, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने तुम्हारे मामले को गंभीरता से लिया है। फैसला किया गया है कि तुम्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। कल आकर अपने कागजात पूरे कर लो। आवाज ठंडी और बेरुखी से भरी थी, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उन्होंने मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। उनके लिए मुसीबत पैदा करने वाला कर्मचारी बस एक बोझ था जिसे फेंक देना ही बेहतर था। मैंने फोन काट दिया। मैं हैरान नहीं था। तूफान अभी शुरू हुआ था, लेकिन इस बार मैं पुराना वाला चैन पिंगन नहीं था जो डर से कांपने लगे। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक पुराने नाम पर रुका, लियू रुयान। लियू रुयान की लॉ फर्म शहर के सबसे पॉश इलाके में थी। पूरी इमारत की एक मंजिल उनकी थी और खिड़की से शहर का शानदार नजारा दिखता था। जब मैं उससे मिला तो वो ब्लैक फॉर्मल सूट पहने खिड़की के पास खड़ी फोन पर बात कर रही थी। मिस्टर वैंग, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ 30 मिलियन लिखा है, 1 रुपया कम नहीं होगा। आज शाम 5 बजे तक भुगतान कीजिए, वरना कोर्ट का समन झेलने के लिए तैयार रहिए। मुझसे रिश्तों की बात मत कीजिए, मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। फोन काटने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी पारखी नजरें मुझे सिर से पांव तक परख रही थीं। चैन पिंगन, मेट्रो वाले मामले के पीड़ित जी? हाँ। लियू रुयान सामने आकर बैठ गई। उसकी पर्सनैलिटी काफी प्रभावशाली थी। मेरी 1 घंटे की फीस 5,000 है। क्या तुम सच में मुझे हायर करना चाहते हो? हाँ। मैंने एक बैंक कार्ड मेज पर खिसका दिया। इसमें 2 लाख हैं। ये शुरुआती फीस है, अगर कम पड़े तो मैं और इंतजाम करूंगा।
ये मेरी सालों की जमा पूंजी थी। पिछली जिंदगी में ये रकम मैंने लिन शिनरू के साथ घर खरीदने के लिए रखी थी, जिसे उसने बाद में ऐंठ लिया था। लियू रुयान ने कार्ड को देखा पर उठाया नहीं। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे चुनौतीपूर्ण केस पसंद है। बताओ तुम चाहते क्या हो? मेरी मांगे साफ हैं। पहला, मैं सूशान, ये लिन और उनकी एजेंसी पर मानहानि, झूठे आरोप और जबरन वसूली का केस करूंगा। मैं उन्हें जेल भिजवाना चाहता हूं। दूसरा, मैं मेट्रो कंपनी पर लापरवाही और सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजन पर शक्तियों के दुरुपयोग का केस करूंगा। मुझे उनसे सार्वजनिक माफी और मानसिक हर्जाने का मुआवजा चाहिए। तीसरा, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर केस करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाईं। चौथा, मेरी कंपनी फेंगुआ ग्रुप ने मुझे गैर कानूनी तरीके से सस्पेंड किया है। मैं चाहता हूं कि वे मुझे वापस बहाल करें और नुकसान की भरपाई करें। लियू रुयान के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव आ गए। दिलचस्प है, तुम उन सभी लोगों को खत्म कर देना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मुझसे दुश्मनी चुनी है। उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा सामना किससे है? लियू रुयान की उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं। सूशान के पीछे एक पीआर कंपनी है, मेट्रो कंपनी एक सरकारी संस्था है, और तुम्हारी कंपनी फेंगहुआ ग्रुप इस शहर की दिग्गज कंपनियों में से एक है। मुझे पता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लियू रुयान मुस्कुराई। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? क्योंकि आप लियू रुयान हैं, शहर की सबसे बेहतरीन वकील। पिछले 5 सालों में आपने 100 से ज्यादा केस जीते हैं और एक भी नहीं हारा। आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जानी जाती हैं। यह जानकारी मुझे पिछली जिंदगी की उस निराशा से मिली थी जब मैं कानून की मदद ढूंढ रहा था। हालांकि तब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे। तो तुमने मेरे बारे में अच्छी रिसर्च की है। लियू रुयान की मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन सिर्फ मेरे बारे में जानना काफी नहीं है। मुझे ये देखना है कि तुम्हारे पास क्या सबूत हैं। मेरा सबसे बड़ा सबूत है सच। मैंने एक पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ा दी। इसमें पूरा वीडियो है और कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी। लियू रुयान ने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई। वीडियो के अलावा उसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसमें सू, शान और ये लिन द्वारा पिछले 1 साल में 3 और लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने का पूरा ब्यौरा था। तारीख, जगह, पीड़ित की जानकारी और ऐंठी गई रकम। ये सब मैंने अपनी पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर इकट्ठा किया था। पिछली जिंदगी में वे पीड़ित अपनी बदनामी के डर से चुप रहे और पैसे दे दिए, जिससे इन औरतों की हिम्मत बढ़ गई थी। इस बार मैं इन सबको बेनकाब करने वाला था। लियू रुयान की आंखें चमकने लगीं। तुम्हें यह सब कहां से मिला? ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या यह सबूत हमारे काम आ सकता है? काम? ये तो एक एटम बम है। लियू रुयान ने लैपटॉप बंद किया। चेन पिंगन, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार निकले। वो खड़ी हुई और हाथ बढ़ाया। मैं ये केस ले रही हूं। आपके साथ काम करके खुशी होगी। मुझे भी। मैंने उसका हाथ थामा। उसका हाथ ठंडा लेकिन मजबूत था। लेकिन मेरी एक शर्त है। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मीडिया के सामने बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बोलोगे। मंजूर है? मैंने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। लियू रुयान ने फोन उठाया। पीआर और लीगल टीम की मीटिंग बुलाओ, हमारे पास एक बड़ा केस है। लियू रुयान की कार्यकुशलता कमाल की थी। अगले ही दिन 4 लीगल नोटिस संबंधित पक्षों के पास पहुंच गए। इसके तुरंत बाद उसने मेरी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल पत्रकारों से खचाखच भरा था। मैं फॉर्मल सूट पहने स्पीच डेस्क पर बैठा था। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। लियू रुयान ने शुरुआत की और पूरा बिना काटा छांटा वीडियो सबके सामने चला दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। इसके बाद उसने उन 3 अन्य मामलों के सबूत पेश किए। हालांकि पीड़ितों के नाम छिपाए गए थे, लेकिन ठगी का तरीका साफ दिखा रहा था कि ये एक संगठित अपराध था। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। मिस्टर चैन, आपको ये सबूत कहां से मिले? फेंगहुआ ग्रुप के सस्पेंशन पर आपका क्या कहना है? लियू रुयान ने सबको शांत कराया और माइक मेरी तरफ खिसका दिया। मैंने माइक संभाला और कहा, आप सभी के सवालों का जवाब मैं संक्षेप में देना चाहता हूं। पहला, जब कोई इंसान अपनी इज्जत की रक्षा करने का फैसला करता है तो सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। दूसरा, अपनी कंपनी के रवैये पर मुझे दुख है। एक अच्छी कंपनी को अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि मुसीबत आते ही उन्हें किनारे कर देना चाहिए। मैं कानूनी तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करूंगा। तीसरा, मैं यहां किसी की हमदर्दी मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब आपके साथ अन्याय हो तो चुप मत बैठिए। आपकी चुप्पी जुल्म करने वालों की हिम्मत बढ़ाती है। आपको लड़ना होगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर तुरंत देखने को मिला। इंटरनेट पर पूरा माहौल बदल गया। जो लोग पहले मेरे खिलाफ बोल रहे थे, वे अब मेरे समर्थन में आ गए। सूशान की पीआर कंपनी के शेयर गिर गए। मेट्रो कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड जाओ लिजन को नौकरी से निकाल दिया और मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। फेंगहुआ ग्रुप को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, चैन पिंगन? आवाज जिया डफंग की थी, जिसमें अब गिड़गिड़ाहट थी। भाई, पुराना मामला बस एक गलतफहमी था। मैं भी बहकावे में आ गया था। तुम बड़े दिल वाले हो। पुरानी बातें भूल जाओ, काम की बात करो। मैंने ठंडे स्वर में कहा।
बात यह है कि सुशान की कंपनी के मालिक का मेरे परिवार से बिजनेस का रिश्ता है। वो तुमसे बात संभालना चाहता है। वे तुम्हें 100 मिलियन 10 करोड़ तक का मुआवजा देने को तैयार हैं, बस तुम केस वापस ले लो। 10 करोड़ बड़ा आंकड़ा था। ऐसा लगा जैसे लियू रुयान के सबूतों ने उन्हें डरा दिया था। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा। मैंने उसकी बात काटी। पहला, मेरा और लिन शिनरू का अब कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा, उन्हें बता देना कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं उन सबको जेल पहुंचा कर रहूंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे बेगुनाही और आत्मसम्मान। लिन शिनरू ने भी फोन करने की कोशिश की। मैंने फोन उठाया। पिंगन, तुम समझौता क्यों नहीं कर रहे? 10 करोड़, ये वो रकम है जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। हम शायद तुम भूल रही हो, इस पैसे का तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं होता? हमारी सगाई हुई है, हम शादी कर सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं। तुम तो कहते थे कि मुझे खुश रखोगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? चैन पिंगान, तुम मतलबी इंसान हो। तुम जिया डफंग के बिना कुछ भी नहीं हो। तुम पछताओगे। वो फोन पर चीखती रही, लेकिन मैंने फोन काट दिया। पछतावा? मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा था कि मैंने पिछली जिंदगी में उसका असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा। कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आया। सुशान और ये लिन को मानहानि, झूठे आरोप और जबरन वसूली के जुर्म में 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के बाहर लिन शिनरू खड़ी थी, रोती हुई। पिंगन, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? मैंने उसकी तरफ देखा। वो चेहरा अब मेरे लिए पूरी तरह अनजान था। मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दूर जिया डफंग अपनी स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा हॉर्न बजा रहा था। वही उसकी दुनिया थी और मेरी दुनिया में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। लियू रुयान ने मुझे एक फाइल सौंपी। ये फेंगहुआ ग्रुप की तरफ से माफीनामा और अपॉइंटमेंट लेटर है। वे तुम्हें पीआर डायरेक्टर का पद दे रहे हैं और सैलरी पहले से 3 गुना ज्यादा होगी। आपकी क्या राय है? मैंने पूछा। ये एक अच्छा मौका है उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था। मैंने फाइल वापस बंद कर दी। माफी स्वीकार है, लेकिन नौकरी नहीं। लियू रुयन हैरान हुई। क्यों? जो कंपनी मुसीबत आते ही अपने कर्मचारी को बलि का बकरा बना दे, वहां काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं, जो उन लोगों की मदद करे जो कभी मेरी तरह बेबस थे। लियू रुयन कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैं इस मुआवजे की रकम से एक पीआर और लीगल कंसल्टेंसी फर्म शुरू करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पार्टनर बने। लियू रुयान ने अपनी भौहें उठाई। मैं तुम्हारे यहां नौकरी करूं? नौकरी नहीं, पार्टनरशिप। आपकी कानूनी समझ और मेरी रणनीति। हम मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। 50-50 की पार्टनरशिप। लियू रुयान ने हाथ आगे बढ़ाया। डील पक्की मिस्टर चेन, डील पक्की। मिस लियू। 1 महीने बाद फेंग्यू जी पब्लिक रिलेशंस कंपनी की शुरुआत हुई। हमने कई ऐसे लोगों के केस लड़े जो झूठे आरोपों और इंटरनेट ट्रोलिंग के शिकार हुए थे और हर केस में जीत हासिल की। एक रात देर तक काम करने के बाद मैं और लियू रुयान पैदल घर लौट रहे थे। थक गए? उसने पूछा। हाँ, लेकिन खुशी है, लियू रुयान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। पहले मैं सिर्फ पैसे के लिए केस लड़ती थी, लेकिन अब लगता है कि हम सच में कुछ बदलाव ला रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। पिछली जिंदगी में जिस मेट्रो ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी, उसी मेट्रो ने इस जिंदगी में मुझे एक नया और बेहतर रास्ता दिखाया। मेरा नाम चैन पिंगन है और हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।